आज मैं मिस्टर शिव कुमार, टीचर ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज पटना। मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है, बिहार का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को फिर से नमस्कार और अपने विद्यार्थियों साथियों को नमस्ते। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स लास्ट लेक्चर में जो आपने पढ़ा था, इनका पढ़ने का एप्लीकेशंस क्या है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा कि ये एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स है वो डायोड के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो डायोड रेक्टिफायर्स के रूप में यूज होता है। रेक्टिफायर्स वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। फिजिक्स वाले जो विद्यार्थी जो फिजिक्स पढ़े हैं और पढ़ेंगे वो इसे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से कर सकते हैं। इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स बनाना है। वो ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, तो आप कहेंगे कि दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या दो पी टाइप के बीच में एन टाइप होगा, और इस तरह का जो हमारा ट्रांजिस्टर्स है उसका इस्तेमाल होता है फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रेडियो वेव एंड सिग्नल्स, रेडियो वेव सिग्नल्स। तो यहाँ देखेंगे लास्ट हमारे पास है थर्ड, इन मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है फोटो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आइए, इन मेकिंग सोलर सेल, सोलर सेल फॉर्म करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन मेकिंग सोलर सेल अ फोटो डायोड जो कि कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये फॉर्म किया जाता है। तो ये था हमारा एप्लीकेशंस। और अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके मेमोरी में ऐड करना चाहता हूँ। आप देखिए, हमने लिखा है मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सबों का कंपैरेटिव कंडक्टिविटी के बारे में जानना पसंद करेंगे। तो आइए, आप सभी जानते हैं कि मेटल्स का कंडक्टिविटी मैक्सिमम होता है। ये कंडक्टिविटी जो हमने मेजर किया है वो आप देख रहे हैं, इसका यूनिट हमने लिखा है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। वो कैसे, आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। आप सभी जानते हैं ओम्स लॉ जो आप पढ़े हैं। और यदि मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो ये 1/r हो जाता है और ये ओम इनवर्स हो जाता है। हम इसे साइमन भी बोलते हैं। ऐसा यूनिट इसका साइमन या ओम इनवर्स। और भी जानते हैं कि R = ρL/A। यहाँ पे जो रो देख रहे हैं आप, वो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। रो = स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जरा ध्यान से देखिएगा, यदि हम रेजिस्टिविटी का यूनिट जानेंगे तो क्या होगा, ये देखिए R × A/L, R का ओम और ये आपका लेंथ का एक यूनिट बचा लेगा तो हम क्या बोलेंगे, ओम और मीटर। यदि मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ तो ये आपका कंडक्टिविटी है, सिग्मा से या कप्पा से डिनोट करते हैं
1 बाई रेजिस्टिविटी। अब आप समझ सकते हैं 1 बाई रेजिस्टिविटी का मतलब 1 बाई ओम और ये हमारा मीटर। तो देखिए आपका जब ऊपर ले जाएंगे इसको न्यूमरेटर में तो ओम इनवर्स हो जाएगा और मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमने अभी आपको सिखाया है कि ये कंडक्टिविटी का यूनिट जो हमने लिखा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स वो कैसे लिखा। आइए मेटल का आपने देखा, सेमीकंडक्टर का देखा और इंसुलेटर का सबसे कम, इसका इंटरमीडिएट, इसका सबसे ज्यादा। आप सभी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो मेटल का हमारा जो कंडक्टिविटी की बात आप करते हैं वो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, आपने बोला घट जाएगा। मगर सेमीकंडक्टर का बढ़ जाएगा, इंसुलेटर का बढ़ जाएगा। यदि हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी यहाँ बढ़ जाता है और आप ये न समझें कि यहाँ घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टिविटी तो अपोजिशन तो बढ़ेगा ही टेम्परेचर बढ़ने पर, बट मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था आपको इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, वो ओवर पावर कर जाता है, इस वजह से हमारा कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। यदि मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि मेटल के केस में ये 0 होता है क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से मर्ज करते हैं। और ये हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स आप देख रहे हैं इसका इंटरमीडिएट वैल्यू होता है और इंसुलेटर का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या है? दिस इज द एनर्जी गैप। इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्सन आपको मालूम है। ये देखिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए लगभग रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि हमारा वैल्यू जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और इंसुलेटर के वास्ते ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा जो कि बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने आपका कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने रखा है कि हमारा एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का जो एप्लीकेशन है वो क्या है और मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के जो बीच हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो हमने यहाँ पे आपको क्लेरिफाई किया है। पहले आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल्स का स्टडी कर चुके हैं और अब हमारे पास जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है सॉलिड क्रिस्टल्स का वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल्स। जरा ध्यान दीजिए आप क्या कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा जो हम फिजिक्स में देखते हैं। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर के राउंड एंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इसका टेस्टिंग हम लोग करते हैं मैग्नेटिक नीडल को कंपास को ले जाकर के, जो कि ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। उसी तरह का कुछ हम यहाँ भी देखते हैं सोलेनॉइड के केस में, जहाँ पे टर्निंग आपका देख रहे हैं बार बार है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और ये हम लोग जो देख रहे हैं बार मैग्नेट जो प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे बार मैग्नेट हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये सोलेनॉइड है। ये हमारे पास जो है सर्कुलर लूप लाइक क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। यहाँ पर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, यदि करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज कर जाता है। जो आप पहले डायरेक्शन के बारे में जो रूल्स है फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सारा चीज आप क्या होगा पहले से जानते हैं। तो ये फिजिक्स वाली बात है। बिल्कुल इसी तरह का हमारा केमिस्ट्री में भी मैटर ओरिजिनेट करता है। हमारा क्वेश्चन है
हाउ डज मैग्नेटिक बिहेवियर ओरिजिनेट्स इन द केमिकल वर्ल्ड। मैंने कहा केमिकल वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आइडिया है वो क्या है। किसी एटम के अंदर आप जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के राउंड एंड अबाउट आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चक्कर काटता है। आप ऑब्जर्व कीजिए ये जो हमारा मूवमेंट है ये दो टाइप का मूवमेंट यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। एक को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के राउंड एंड अबाउट मूव करता है, और यहाँ हमारे पास है स्पिन मोशन, हमारा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो जब एक्सिस पे रोटेट करता है तो इस तरह से एक्सिस पे रोटेट किया, और जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है तो इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट किया। तो देखिए कि हमारे पास दो टाइप का मोशन ऑब्जर्व किया गया है। Each electron in an atom behaves as a tiny magnet. The magnetic strength is measured with the help of the chemical parameters to be called magnetic moment. मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ जो है वो किस केमिकल पैरामीटर के थ्रू यहाँ मेजर किया जाएगा? अपन का आंसर होगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये देखिए द मैग्नेटिक मोमेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ। हमने दो टाइप का मोशन देखा, इन दोनों ही मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेगा। इसीलिए मैंने लिखा है द मैग्नेटिक मोमेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ वी हैव इन द केस ऑफ द लाइटर एलिमेंट्स, व्हाट वाज द लाइटर एलिमेंट्स? लाइटर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, उसके केस में क्या होता है कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप करेगा, वो अरेस्ट कर लिया जाता है, क्वेंच कर लिया जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। किसके थ्रू? ये जो हमारा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, इसके थ्रू। यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा that will be arrested by the nuclear force of attraction operating by the nucleus over the electron। तो हमारे पास बच गया स्पिन मोशन, बट ये केवल लाइटर एलिमेंट के केस में होगा। जब हम हैवियर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो आइए हम अभी जो इंटरेस्टेड हैं, जो हमारा 12th क्लास की केमिस्ट्री है, जो हमारा लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली हम केवल स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। हमने लिखा है इन द केस ऑफ द लाइटर एलिमेंट्स द मैग्नेटिक मोमेंट अराइज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डेवलप करता है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, अरेस्ट हो जाता है ना? किसके द्वारा? तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। सो द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द स्पिन ओनली फार्मूला। तो यहाँ पे केवल स्पिन के फार्मूला से हम लोग जो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आइए वो फार्मूला हमारा क्या है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जरा आप ऑब्जर्व कीजिए। हियर इज द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट प्लस 2bm। व्हाट डू यू मीन बाय n? कम ऑन टेल मी। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स and bm stands for Bohr magneton। Bohr magneton, Bohr magneton is the unit of magnetic moment, and 1 bm is equal to Eh by 4 pi mc। ये सारे सिंबल आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये देखिए
यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये नंबर ऑफ हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए यदि हम ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम की बात करते हैं और यदि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो आप इसके लिए स्पिन बोलते हैं 1/2। यदि हम ऐसा कहें कि हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n है तो इसके लिए टोटल स्पिन हो जाएगा n × 1/2, therefore n = 2s। और हम इस तरह से फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए n की जगह हमें 2s प्लेस करना है, यहाँ भी n की जगह 2s प्लेस करना है और 2 कॉमन ले लीजिए, आपको आ गया यहाँ पे। देख लीजिए हमारे पास 2 कॉमन है तो 4 और क्या हो गया s और इनटू, देख लीजिए ये 2 कॉमन लिया गया है s और +1। तो इस तरीके से हमारे पास जो है आया है, देख लीजिए ये स्पिन है, टोटल स्पिन यानी कि स्पिन के टर्म में। तो इस फॉर्मूला ने इंडिकेट किया कि ये जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन हो रहा है वो स्पिन के टर्म में हो रहा है। तो ये स्पिनिंग की वजह से ही हम केवल अपने लाइटर एलिमेंट्स में मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर पाते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होता है और इसी आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम सॉलिड को क्लासिफाई किए हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। अब देखिए लिखा हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई आप मैग्नेटिक नीडल है यानी कि आयरन है, इस आयरन को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो हमने लिखा है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अब हम एक कंपाउंड की बात करते हैं CrO2। ये कंपाउंड भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। आप याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड आवर आंसर वुड बी CrO2। दूसरा पॉइंट है व्हेन ब्रॉट इन द मैग्नेटिक फील्ड। कौन? ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो इनका वजन भी बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि ये जो आपका वेट है, ये वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है जो हम लिखते हैं m × g। और ये जो आपका g है इसका वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा वेट भी बढ़ जाता है और मास तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपने बोला है कि जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे वेट भी बढ़ जाता है जो कि हम कोवैलेंस के थ्रू मेजर करते हैं। ऑल द डोमेन अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को के सारे जो डोमेन हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होते हैं तो ये रैंडमली होते हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का सारा डोमेन सिंगल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, सज जाएगा और इस तरह से मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा। आइए हमारे पास अनदर टाइप है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्वेश्चन एक बार आपको आईसर कोलकाता के एग्जाम में पूछा गया था कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर, यही हमारा आंसर था, ईदर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड और रिमेन एज इट इज। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा या तो रिपेल होते हैं
या अनअफेक्टेड होते हैं, नेचुरली इनका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और नहीं तो अनअफेक्टेड होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे। तो ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल, बेंजीन, these are all the examples of diamagnetic substances. In the chemistry, diamagnetic substances are identified by the absence of the unpaired electron, यानी कि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आता है जो अक्सर हमसे बच्चे पूछते हैं कि फिजिक्स वाले सर ने मुझे कॉपर के बारे में डायमैग्नेटिक बोला है। देखिए, उनका कहना सही है और हमारे बुक्स में जो लिखा हुआ है वो भी सही है। एनसीईआरटी बुक आप देखें फिजिक्स का, उसमें है क्या पहले वो समझिए। यदि हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं तो आप कहेंगे कि 4s1 यहाँ पे आपका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसे पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। मैं मानता हूँ, मगर यहाँ पे आपका क्या है कि D10 यहाँ है और बाकी सारा फील्ड हमारा इनर सेल है। फील्ड इनर सेल की वजह से नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। तो देखिए, पेयर्ड का ज्यादा इफेक्ट है, अनपेयर्ड का कम है, इसीलिए हमने लिखा है कि कॉपर इज डायमैग्नेटिक बिकॉज इट्स डायमैग्नेटिज्म ओवरपावर द पैरामैग्नेटिज्म। Paramagnetism is due to the number of unpaired electron and diamagnetism is due to the paired electron. So naturally, in the case of copper, the diamagnetism is going to overpower the paramagnetism, and therefore we can say that copper is confirmedly diamagnetic, not paramagnetic. तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में आपने सीखा है, और अब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आपको बताएंगे। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है? तो वैसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो कि वीकली अट्रैक्टेड होंगे, और वैसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो आपका वजन मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है जब हम पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम थर्ड जो हमारा टाइप है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हम इससे रूबरू होंगे। देखे हैं वीकली अट्रैक्टेड इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, नाम ही से पता चला पारा मीन्स होता है लेस मैग्नेटिक होगा, लेस मैग्नेटिक। जैसे आपने पैरामेडिकल का नाम सुना है, तो यही आपका पारा का सेंस है। पारा मीन्स हुआ लेस। आपने झारखंड में पारा टीचर की बहाली का बात सुने होंगे, वहां पे पारा का मतलब क्या हुआ? लेस, यानी कि उनका जो वेतनमान होगा वो कम होगा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे। सिमिलरली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनका कम होगा जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनसे। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपको प्रेजेंट होगा। तो हमने लिखा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मच लेस कंपेयर्ड विथ इन द केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। In the case of the ferromagnetic substances, ferromagnetic substances, हमने लिखा magnetic strength is much less compared with in the case of the ferromagnetic substances. ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, तो हम देखते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे पैरामैग्नेटिज्म भी उतना ही ज्यादा होगा। आइए इसके एग्जांपल्स हमारे पास है, O2 है, Cu+2, Ag+2, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नाउ वी हैव ferromagnetic substances. What happens actually in the case of the ferromagnetic substances? Don't get confused with the term ferromagnetic.
हियर इज द फेरी मैग्नेटिक। आप देख रहे हैं हियर सम ऑफ द डोमेन कैंसिल ईच अदर। ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का डोमेन है, ये देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल किया, ये दोनों कैंसिल किया, बट दीज आर द रेसिडुअल। और ये हमारे क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म के वैल्यू को जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए हमारे पास एग्जांपल्स है Fe3O4 और Zn Fe2O4। आप दोनों को देखिए ठीक ठाक से, ये दोनों मिक्स्ड ऑक्साइड के एग्जांपल्स हैं, FeO और Fe2O3 से बने हुए हैं। यहाँ पे आपका ZnO और Fe2O3 से बना हुआ है, ये आपका मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल्स है। एंड दीज आर दी वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ द फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप इन दोनों ही कंपाउंड में देख रहे हैं Fe3 यानी कि आयरन थर्ड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इसमें कंपाउंड है। तो देखिए हमने लिखा है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आइए अब मैं अनदर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की चर्चा करूंगा। इसमें हमने बोला है कि सारे डोमेन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका एग्जाम्पल हमारा होगा मैंगनीज ऑक्साइड, Mn2 ऑक्साइड। आइए अब हम कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपके सामने। कम ऑन टेल मी which one is diamagnetic substances? Once more, which one is diamagnetic substances? A copper plus 2, B copper, C Mn plus 2, D both A and B. Come on, tell me the answer. Your answer is copper. हमने इसका डिस्कशन किया है कि इसका डायमैग्नेटिज्म ज्यादा है फेरोमैग्नेटिज्म से और यू कैन से पैरामैग्नेटिज्म से। The oxidation state of zinc and iron in Zn Fe2O4 would be respectively। इस कंपाउंड में आपको जिंक का और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। चॉइस दिया हुआ है, ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, जिंक के वास्ते और तब आयरन के वास्ते। कम ऑन टेल मी द आंसर। +2 +3, जिंक का +2 और आयरन का +3। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज करेक्ट मैच ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। किसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसका कम है। आइए हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, चॉइस दिया हुआ है यहाँ पे Cr+3 ग्रेटर देन Fe+2। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो चीज का ख्याल रखना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और प्लस इसका ख्याल रखना होगा कि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है क्या। तो देखिए यदि मैं क्रोमियम +3 की बात करता हूँ और आयरन +2 की बात करता हूँ, आपको पता है ये 24 है, आपको पता है ये 26 है। तो यदि हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा कि कम होगा, तो हम क्या देखेंगे। पहले तो क्रोमियम का आपको पता है आर्गन होगा 18 हो गया, उसके बाद आप लिखते हैं 3d5 और 4s1। यदि 24 होता है तो, बट यहाँ +3 है तो पहले हम आउटरमोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे d3। यदि हम आर्गन की बात करें यहाँ पे 26 के वास्ते और 3d6 होगा और 4s2 होगा। हमें +2 करना है, +2 का क्या सेंस हुआ, यहाँ से हमारा जो है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो आइए आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0। यदि हम डी वाले का बॉक्स डायग्राम बनाते हैं तो क्या पाते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ की जब हम लोग बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6।
इट मीन्स हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 है। बट नेचुरल है कि आप कहेंगे कि हमारा Fe+2 जो है वो ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाला होगा और क्रोमियम कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाला होगा। तो ये देख लीजिए हमारा आंसर जो है वो क्या होने वाला है, आप बताइए। ये वाला आंसर होने वाला है सी नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है द वेट ऑफ विच मैग्नेटिक सबस्टांस इंक्रीजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। किस सबस्टांस का जो किस सबस्टांस का जो वेट है मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद इंक्रीज कर जाता है। आपका जवाब क्या होगा, वो जो फेरोमैग्नेटिक है, जो हमारा पैरामैग्नेटिक है, इन सबों का थोड़ा थोड़ा बढ़ता है बट डायामैग्नेटिक का नहीं। तो हमारा आंसर होगा इन सबों में। इसे तो आपने डायामैग्नेटिज्म बोला है, शो करेगा, ये भी शो करेगा, तो हमारा आंसर होगा बी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं बस थोड़े ही देर में। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the correct match of the magnetic strength of Cr+2 and Fe+3। आप जरा ध्यान से देखिए Cr+2 और Fe+3 में क्या होता है। ये Cr+2 की जब हम बात करेंगे तो ये आर्गन हो गया और ये 3D हमारे पास होगा 5 और ये 4s होगा 1। जब हम 24 की बात करेंगे तब +2 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, देन यहाँ से। सिमिलरली आप Fe+2 की बात कर सकते हैं, Fe+3 की बात कर सकते हैं और ये आपका आएगा आर्गन और इसके बाद होगा 3D6 और ये 4s2। आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले था 5, इसमें से 1 चला गया तो क्या हो गया 4। अब उसी तरह से यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आयरन के लिए, तो क्या होगा Fe+3 है और यहाँ पे Fe+3 के केस में हमारा 4s2 है और यहाँ 3D6 है। तो देखिए 26 के लिए इतना है, हमको +3 है, तो फिर यहाँ से 2 का लॉस होगा और फिर यहाँ पे आपका 5 होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से हमारा आंसर क्या होने वाला है। हमारा आंसर है देखिए D4 बोलते हैं और यहाँ पे हमारा बोलता है D5। तो निश्चित रूप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारा Fe+3 वाले में ज्यादा है। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर हमारा होने वाला है। तो फिर से हमारा हो गया Fe+3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है the p-type semiconductors are obtained by the doping of। अब हम सेमीकंडक्टर्स में आ रहे हैं जो पहले हमने सिखाया था। Come on, tell me the answer। p-type semiconductors are obtained by the doping of, come on tell me, germanium in silicon, no, both belongs to the same group, arsenic in silicon, no, gallium in silicon, yes, why so, because gallium belongs to 3rd A group, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ये शो करेगा। और ये जो है आपका सिलिकॉन है जो कि प्योर सेमी कंडक्टर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पी टाइप देयर अकर्स delocalization of, in the p-type semiconductors, जब हम p-type semiconductors की बात करते हैं तो किसका शिफ्टिंग होता है, क्या इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है या होल का शिफ्टिंग होता है या दोनों ही का शिफ्टिंग होता है या इसमें से किसी का शिफ्टिंग नहीं होता है। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, होल तो एज इट इज है, आता इलेक्ट्रॉन है, बट लगता है कि यहाँ पे होल का शिफ्टिंग हो रहा है। हमारा आंसर इनफैक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। In the n-type semiconductor, there causes delocalization of, again our answer will be electron. The electrical conductivity of the pure semiconductor is increased by,
हमने बोला है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आपको इंक्रीज करना है, तो कैसे इंक्रीज करेंगे? तो या तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तब भी हो जाएगा, या डॉपिंग कर दें तब भी हो जाएगा। ये जो क्रिस्टल के यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने से कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंडक्शन बैंड ऑफ व्हिच सब्सटेंस बिकम एम्प्टी एट लोअर टेम्परेचर। किसका एम्प्टी होता है? हमने बोला है जो भी हमने सेमीकंडक्टर डिफाइन किया सारा लोअर टेम्परेचर पे डिफाइन किया है। तो आइए आप जो बात कर रहे हैं मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर बोथ ए एंड सी, तो ये कहता है कि द कंडक्शन बैंड ऑफ व्हिच सब्सटेंस बिकम एम्प्टी। आप देख रहे हैं एम्प्टी किसके लिए होता था? सेमीकंडक्टर और आपका इंसुलेटर के लिए। तो हमारा आंसर है बी एंड सी। The conduction band of which substance is partially filled with the electron? Metal, semiconductor, insulator, all। हमारा जवाब क्या है? मेटल। आइए हम बात करते हैं the valence band of which substance is partially filled। किसका वैलेंस बैंड पार्शियली फील्ड होता है? मेटल का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का? इनमें से किसी का नहीं। आप जानते हैं कि वैलेंस बैंड हमेशा क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रिकल properties and magnetic properties. That's all.